हाँ, तो कल हम ये समझ रहे थे बेसिकली कि भाई जो आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, देखो ऑडिट अभी स्टार्ट करी नहीं है। ऑडिट स्टार्ट करने से अलग, ये स्टार्ट तो ऑडिट हो गई है, बट बेसिकली जो ऑडिट में हम लोगों को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो उससे पहले का रिस्क असेसमेंट ही चल रहा है अभी, क्योंकि पहले ही देखना जरूरी है कि भाई मेरी ऑडिट करने में रिस्क कितना है इस बात का, कि भाई मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन यहाँ पर दे दूं, तो वो चीज अपने को पहले समझनी पड़ेगी। और उसको समझने के बाद हम हमारी एक्चुअल जो है वो ऑडिट कोर वर्क जो है ऑडिट का वो बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये समझने के लिए पहले रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट करना है तो ये कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट तब होगा जब आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि भाई आपके क्लाइंट की जो आपका क्लाइंट जो है उसकी जो संस्था है, उसकी जो एंटिटी है वो है क्या। ठीक है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे हैं, उसमें क्या अप्लाई होते हैं, और उनका इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ा और डिटेल में जाकर के जब हमने देखा तो हमने देखा कि भाई क्या क्या चीजें समझने वाली है। आपको आपको अपने क्लाइंट की एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि भाई सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उतना हमारा मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने समझी कि ओनरशिप एंड गवर्नेंस, आपके क्लाइंट की जो एंटिटी है वो एंटिटी उसको कैसे लोगों ने ओन कर रखा है, क्या वो प्रोप्राइटरशिप है, क्या वो पार्टनरशिप है, या फिर वो अ, अगर कंपनी फॉर्म में है तो कंपनी फॉर्म में कौन कौन लोग उसके शेयर होल्डर्स हैं, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो क्या पैटर्न है उन लोगों का, वो गवर्न कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है उनका मैनेजमेंट का, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल क्या है, थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, और बिजनेस में वो लोग कितना ज्यादा आईटी को उन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री, आपका क्लाइंट किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, क्या वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, क्या वो बैंकिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, क्या वो कोई एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, क्या वो आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, किस तरह की इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उस इंडस्ट्री की क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है, क्या दूसरे को एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, और इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के असेसमेंट के लिए भी किस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियली परफॉर्म किया है, उसके लिए क्या इंटरनल और एक्सटर्नल मेजर्स जो है वो है, यहाँ पर हमारे पास क्या तरीके हैं जिनसे हम काइंड की एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझ सकें, वो तरीके वो आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। ये कल मैं पढ़ा चुका था, यहाँ तक आ गया था समझ में, यस और नो, ये यस आ गया सर। था समझ में। यस सर। ठीक है, तो पहली चीज तो इन लोगों ने बोल दी थी कि भाई एंटिटी और इसका एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स आपको ये समझने हैं। इसके अलावा आपको ये समझना है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है क्या, और क्या एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। देखो अकाउंटिंग पे तो हम अभी जा नहीं रहे, अकाउंटिंग तो हम बाद में देखेंगे कि आपने सही करी ही नहीं करी है। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले ऑडिटर ये समझेगा कि भी जो अकाउंटिंग के लिए पॉलिसी, जो अकाउंटिंग के लिए पॉलिसी हमारे क्लाइंट ने अडॉप्ट कर रखी है, भाई कोई ना कोई तो पॉलिसी आप अडॉप्ट करते ही होगे। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे क्लाइंट ने अडॉप्ट कर रखी है, अप्रोप्रिएट इज इट अप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट, दो वर्ड इन लोगों ने बेटा यहां पे यूज किए हैं। कहते हैं कि आपको ये देखना है कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपकी एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है,
तो अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट में ये भी पार्ट आ गया। एनवायरमेंट तो समझना ही है, साथ साथ आपको ये भी समझना है कि भाई जो क्लाइंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी हैं, क्या वो पॉलिसीज AFRF दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अनुसार अप्रोप्रिएट या कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं द कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंट्रोल डेफिनेशंस। ठीक है, अब एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम, उसके कंपोनेंट और उनमें अगर कोई कमियां हैं जिनको कि इन्होंने आगे के चैप्टर सिस्टम एंड कंट्रोल में ज्यादा कवर किया है। अच्छा, ये तो समझ ही लिया है। दूसरा हमको समझना है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या समझना है हमको? सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल समझिए, और एंड डेफिशिएंसी, अगर इस कंट्रोल के सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी है तो वो भी समझ लीजिए। ठीक है भाई, आगे की बात समझ में क्लियर है? यस और नो? ये सब चीजें अगर आपने समझ ली तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आप अपने क्लाइंट को अच्छे से जान लो। देखो, क्लाइंट के लिए काम करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है अच्छे से, उसकी उसके बारे में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो जानना जरूरी है। और उसको जानने के बाद ही हम जो है वो आगे कोई काम करेंगे। आगे भाई समझ में क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, द ऑडिटर विल यूज दिस अंडरस्टैंडिंग। और ऑडिटर इस अंडरस्टैंडिंग का करेगा क्या? इन्होंने बोला भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, ऑडिटर इस अंडरस्टैंडिंग का यूज ये लेगा कि वो असेसमेंट करेगा टू असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो इनहेरेंट है चाहे वो कंट्रोल है, at the financial statement level and the assertion level to design further audit procedure in response to this risk। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई आपने सर ये बोल दिया कि इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो कि आप अपने क्लाइंट के बारे में सब जानते हो, तो इस अंडरस्टैंडिंग का करोगे क्या? इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग यूज लेंगे रिस्पॉन्स डिजाइन करने में। क्या डिजाइन करने में? हम इसका यूज लेंगे रिस्पॉन्स डिजाइन करने में, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। देखो, अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आया होगा तो मुझे समझ में आएगा ना कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करने में रिस्क क्या है। यस और नो? हाँ या ना? आएगा समझ में? यस सर। आपने ऑर्गेनाइजेशन को समझा, आपने अपने क्लाइंट को समझा कि भाई मेरा क्लाइंट है क्या, भाई एक्चुअली पता तो चले ये लोग क्या काम करते हैं, किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ये इनका एनवायरनमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इनका फ्रेमवर्क क्या है, जो भी XYZ हम लोगों ने ऊपर बात करी। तो वो सब चीजें आप जान गए, अब इन जान के करोगे तो देखो, जब मेरे क्लाइंट के बारे में पता चलेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं आज उस स्थिति में आ जाऊंगा कि यार मैं बता दूं इसका इसके इसकी ऑडिट करने में मेरे को खतरा क्या है ना, मुझे रिस्क क्या है। तो वो जब रिस्क मुझे पता चलेगा कि यार कितना रिस्क है इसके ऑडिट करने में, तो अल्टीमेटली विल डिजाइन द रिस्पॉन्सेस जो एक्चुअल में ऑडिट में हम लोग करने वाले हैं, वो रिस्पॉन्सेज हम लोग डिजाइन करेंगे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। आगे वो पैराग्राफ सबको अच्छे समझ में? यस और नो बेटा? यस सर। तो द इंफॉर्मेशन यूज, अब इंफॉर्मेशन, अच्छा ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से आपको? ये जो हमने ऊपर बात करी कि भाई ये सारी एड्रेस, कोई भी चीज को समझने के लिए एट लास्ट यू नीड इन्फॉर्मेशन। सूचना चाहिए तभी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे। यस और नो? बिना इन्फॉर्मेशन के समझ सकते हो किसी चीज को? कौन बताएगा ये सब चीजें आपको? कौन बताएगा? तो ये कह रहे हैं कि देखो, ये इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि आपका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस भी काम आएगा, और आपके क्लाइंट का पुराना ऑडिटर, अब आपसे पहले जिसने ऑडिट करी है उससे भी आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आप खुद क्लाइंट से पूछ सकते हो काफी सारी चीजें। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज भी, आप क्लाइंट से नहीं पूछना चाहो तो इंटरनेट यूज कर सकते हो। इंडस्ट्री का डेटा है, ट्रेड प्रेस है, मतलब अखबारों से और यहाँ वहाँ कंपनी हाउस से, ये एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं ना। एक्सटर्नल सोर्सेज जब आप क्लाइंट से नहीं पूछ के किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सोर्स को जाकर के आप जो है वो खंगाल रहे हो, वहां से अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो ये सब सोर्सेज होते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सिंपल थी ये चीज? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यस सर। यहाँ तक तो देखो ज्यादा कुछ था नहीं। अब जो आज की क्लास का मेजर फोकस वो रहेगा, वो हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे रहेगा ना। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर? प्रोसीजर मींस प्रक्रिया होती है वैसे,
और एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं क्या। एक सेकेंड ना। तो देखो, पहली चीज तो जो हमारी एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स का हम लोग यूज क्या लेने वाले हैं। हम लोग इनका यूज लेंगे अगेन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। क्या यूज लेंगे भाई हम लोग? अपने क्लाइंट को समझने में इन प्रोसीजर्स का यूज लिया जाएगा। पहली चीज तो समझ में आया भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर किस यूज में आते हैं। ये चीज आ गई फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यस और नो? यस सर। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो क्लाइंट को समझने में काम में आएंगे। ठीक है, अब क्लाइंट के बारे में क्या, किस तरीके से हमको बनाएंगे, या प्रोसीजर्स होते क्या है, व्हाट आर दे यूज फॉर। तो इनका यूज तो हमको समझ में आ गया कि भाई यूज तो ये है अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करने में, बट व्हाट आर दे, ये प्रोसीजर्स होते क्या है ये हमको समझना है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर जस्ट नथिंग। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं ना, दे आर स्टडी ऑफ रीजनेबल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रीजनेबल रिलेशनशिप। ये मैं शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, वो जो डेफिनेशन है वो अपन पढ़ेंगे, बट आप अगर इसको सिंपली समझना चाहें तो वो एक अलग बात है, तो उसको हम लोग पहले समझ रहे हैं, फिर वो डेफिनेशन वहां से रीड कर लेंगे। तो व्हाट आर दीज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स दे आर स्टडी ऑफ रीजनेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, तो अब आप मेरे ध्यान से बात सुनेंगे। तो जो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर है वो किस चीज की पढ़ाई है या किस चीज की स्टडी है, आप वहां पे क्या पढ़ने वाले हो, क्या देखने वाले हो। आप रीजनेबल रिलेशनशिप, भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन आपको आपके पास अगर है, तो उस इंफॉर्मेशन में जो भी रीजनेबल हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं ना, वो बनाएंगे और उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उससे जो है वो एनालिसिस करेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने अगर अब 12th में आप लोग हो, तो आपने यहाँ पे रेशियो एनालिसिस किया होगा, किया है नहीं क्या? रेशियो एनालिसिस पढ़ा नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। यस तो सर। रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, हम दो चीज का कंपैरिजन करके जो है वो एनालाइज करते हैं कि भाई क्या स्थिति है, भाई कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अल्टीमेटली हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल दिया, पढ़ा है आप लोगों ने डेब्ट इक्विटी रेशियो को? ऐसा बच्चा इसको पता ही नहीं हो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, बताओ भाई, पता पढ़ा है नहीं पढ़ा? यस सर। यस सर। यस तो सर। डेब्ट इक्विटी क्यों करते हैं हम लोग, क्या देखने के लिए करते हैं? हमारी लायबिलिटी कितनी है एज कम्पेयर टू हमारे कैपिटल कितना लगा है। हाँ, हमारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है ना बिजनेस में, उसके कंपैरिजन में हमने उधार कितना लिया हुआ है, यही है सिंपल अंडरस्टैंडिंग इससे। यस सर। यही होता है ना, यही अंडरस्टैंडिंग है डेब्ट टू इक्विटी। तो ये रेशियो कैसा होना चाहिए? 1:1 इज गुड और बैड? 1:1 कैसा है, अच्छा है बुरा है? अच्छा नहीं है ना। तो 1 रुपए खुद का लगा और 1 रुपए उधार लेके बिजनेस में लगाया, ये अच्छा रेशियो नहीं है। चलो मैं वापस से बैक टू टॉपिक आ जाता हूँ, ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो मैं बस इतना सा कह रहा हूँ कि व्हाट इज बेसिकली, आप जो है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में इसी तरीके के, और फाइनेंशियल एंड इवन, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड हो गया ना, डेप्थ आपका रेशियो एनालिसिस वो इसमें कवर्ड हो जाता है। रेशियोज आर अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो हम इन प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई क्या एक्चुअली में इनकी स्थिति है। आगे भी बात समझ में, सिंपल सी बात है इतनी सी, यस और नो? यस सर। यस। ये ना, इतनी सी बात थी, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आर दे यूज फॉर, किस लिए काम आएंगे आपके ये, किस काम में आएंगे, किस काम में आएंगे? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। किस काम में आएंगे भाई यहाँ पे, यस और नो? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट, किसके बारे में? आपके क्लाइंट के बारे में समझने में, और ये समझने में कि उसकी एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट या उसके ऑडिट करने में कितना रिस्क हमको
रहेगा, रेट को मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट कितना रहेगा, ये समझने में। एंड व्हाट आर दे आर बेसिकली द स्टडी ऑफ रीजनेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो ये जो डेफिनेशन है कुछ नहीं है, थोड़ी सी बड़ी करके लिख दी है, ये मैंने आपको शॉर्ट शब्दों में समझा दिया। सो ये कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसका इवेल्युएशन करना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, थ्रू दी एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप। प्लॉसिबल शब्द का मतलब रीजनेबल ही होता है ना, अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन। अब जब आप रिलेशनशिप दो चीजों को कंपेयर करोगे और उससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर वो रिजल्ट में कोई फ्लक्चुएशन है, कोई इनकंसिस्टेंसी आपको दिख रही है, या आपको जो उम्मीद थी कि भाई ये अमाउंट आना चाहिए वो आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस चीज को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। आगे भी इस बात समझ में सबको, यस और नो, आया ना? यस सर। ठीक है, सो इट इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल अमंग बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशन। तो खाली आपको रिलेट करके नहीं छोड़ना, उसको फर्दर फिर इन्वेस्टिगेट भी हम लोग करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रेशियो एनालिसिस जो है वो उससे ब्रॉड शब्द है एनालिटिकल प्रोसीजर ना। एनालिटिकल प्रोसीजर काफी डिटेल, बहुत सारा काम उसके अंदर आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकाल दिया मतलब नहीं, उस रेशियो का इन्वेस्टिगेशन भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई ये रेशियो ऐसा क्यों आ रहा है, ये तो गलत रेशियो आ रहा है, क्लाइंट ने जो बताया था उसके हिसाब से तो रेशियो बेटर होना चाहिए था। आ रही बात समझ में, आया ना मेरी? तो these analytical procedures they are very broad term and include the kind of a ratio analysis thing। ये इन लोगों में फंडामेंटल है ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए। आगे फिर ये कहते हैं कि भाई क्यों आपको एनालिटिकल प्रोसेस की जरूरत है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो आपको ये आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स या अमाउंट या रेशियोज या ट्रेंड ऐसे जो कि अनयूजुअल हैं, जिन पे ऑडिट इम्प्लीकेशन हो सकता है, जिनको कि आपको ऑडिट करने की जरूरत पड़े, तो वो इनकंसिस्टेंसी आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ये आपको मदद करेगा फ्रॉड की वजह से, अगर कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, ठीक है। और ऐसे भी एस्पेक्ट जिससे कि हमारा ऑडिटर अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ मतलब होता है अनअवेयर, उसको पता नहीं है कि अच्छा ये भी एस्पेक्ट है जिसपे मेरे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, ये भी वो जगह है जहां पे मुझे ध्यान देना चाहिए, ये भी वो एरिया है मेरे क्लाइंट का बिजनेस का, ये वो जगह है, ये वो पर्टिकुलर जिसके ऊपर मेरे को ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजें भी जो है आपको क्या हो सकती है उसके अंदर आइडेंटिफाई हो सकती है, इन सब चीजों में आपको मदद करता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर है, यस और नो यहां तक? यस सर। आ गया भाई, सबको समझ में आया, आया ना सब, बोलो भाई ये क्या, कोई डाउट हो तो पूछो। आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर, यस और नो, अच्छे से आ गया समझ में? चलो यस सर। आ गया तो दैट्स वेरी गुड। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कंपैरिजन है, आप दो अलग अलग पीरियड्स की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे कि भाई 2022-23 की बैलेंस शीट को हमने कंपेयर कर लिया। आप एनटीडी का एंटिसिपेटेड रिजल्ट, बजट और फोरकास्ट, और या फिर ऑल्टर की एक्सपेक्टेशन such as an estimation, for example estimation of depreciation, तो इन anticipated results को आप जो है वो कंपेयर करके देख सकते हैं। आप सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, जैसे कि भाई आपका क्लाइंट जो है उसका कंपटीटर जो है उसके बारे में, कंपटीटर के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपने उसकी और इसकी दोनों की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर लिया, क्योंकि देखो किसी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, ठीक है, तो वो आपने कंपेयर कर लिया, ऐसा हो गया। तो ये कुछ हमारे सर्टेन एग्जांपल हो गए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे भी बात समझ में क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, और ज्यादा कुछ ये क्या कह रहे हैं, जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो ऑडिटर को ये रिलेशनशिप कंसीडर करने चाहिए, जैसे रेवेन्यूज है, रिसीवेबल्स हैं, परचेज हैं, पेबल्स हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सच एज पेरोल हो गया। पेरोल समझते हो क्या होता है, किसको कहते हैं पेरोल? नहीं पता, यस और नो? एम्प्लॉयज को कोई सैलरी वगैरह या फिर उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं कितना किसको पैसे देते हैं। एम्प्लॉय का डिटेल है ये सारा ना, पेरोल के अंदर एक किसी भी कंपनी के अंदर पेरोल का एक डिपार्टमेंट होता है। अब आजकल नाम चेंज हो गया है, ठीक है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो सब चीजें होती हैं।
तो पेरोल एक डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉयज की जैसे डेली की अटेंडेंस है, उनकी सैलरी कितनी बन रही है, ठीक है, कोई डिडक्शंस हैं, तो वो सारा काम वो लोग करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरोल कॉस्ट। का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है उनकी सैलरीज वगैरह देने में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये देख सकते हैं ना भाई आप, ये बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने अपने क्लाइंट से पूछा कि भाई आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना आ रहा है, आप अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देते हो, ठीक है, तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई 50 लाख रुपए हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है। और जब मैंने उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ले दे करके इनके एम्प्लॉयज जो है वो 75 एम्प्लॉयज हैं, और ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो यहाँ पर ये मान लो 20,000 रुपए देते हैं, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखा जा सकता है ना कि भाई जो हमारा क्लाइंट बोल रहा है और एक्चुअल में जो है वो उतने एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा रही है, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही नहीं है तो ये सैलरी दे कैसे रहे, या इतनी सैलरी इन लोगों की नहीं है तो फिर ये कैसे इतनी सैलरी दे रहे। इससे आपको पता लग जाएगा ना इनकंसिस्टेंसी जो क्रिएट होगी इससे, यस और नो, यस सर। है ना, यस और नो, ऐसा होगा। मान लो 70 एम्प्लॉयज, 70 × 1 कितना हो गया, 70 × 20,000 कितना होता है, 70 × 20,000 150। कितना होता है। 75 into 20,000। हाँ कितना होगा 75 × 20। 150। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ नहीं, तुम लोग बता दो। 1,50,000। नहीं नहीं, 1,50,000 थोड़ा है, 1,50,000 ही होगा क्या। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 14 एक लाख। जीरो हो गया, 15 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे। 15 लाख। हाँ, वो 70 और 70 से करें तो 14 लाख रुपए। तो ये फर्क नहीं दिख रहा आपको कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है कि 50 लाख रुपए सैलरी जा रही है, और जब मैंने जनरल सा कंपैरिजन किया कि भाई तुम्हारे एम्प्लॉयज तो 70 एम्प्लॉय हैं, 75 एम्प्लॉय है, 20-25 हजार रुपए तुम सैलरी देते हो, तो 15-20 लाख रुपए से ज्यादा तुम्हारी सैलरी जाती नहीं है, तो ये दिख रही है इनकंसिस्टेंसी तुमको इसके अंदर, यस और नो। यस सर। तो दिस बिकम, यहां पर डाउट गया कि यार ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या झोल है, यहाँ क्या फ्रॉड हो रहा है, या ये गलती क्यों हो रही है, यहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दिस विल बिकम दी एरिया विच बिकम्स रिलेवेंट टू माई ऑडिट। ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई इस एरिया की जब मेरे को दिखा कि यार अच्छा यहाँ पर जो है ऐसा, ये जो है इतनी इनकंसिस्टेंसी आ रही है, क्या दिक्कत हो गई है, ऐसा क्या है, तो आप जाओगे, आप पता करना नहीं चाहोगे कि भाई क्या है नहीं क्या है, यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो वो जो हम बैंक स्टेटमेंट देखने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं हमको, अकाउंटिंग देखनी है, वो सब चीजें बात की बात है। पहले तो इन सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ग्राउंड बनाते हैं कि अच्छा अब इसके बाद ऑडिट करेंगे, पहले हमको पता तो लगे कि भाई हमें ध्यान एक्चुअली देना कहाँ पर है, ये चीज जरूरी है। एक सेकेंड ना, ये इन लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल से हमको समझाया है। नाउ दी डेटा एनालिटिक्स जो होती है वो कंप्यूटर्स रिलेटेड बात होती है, ठीक है। आप डेटा एनालिटिक्स का यूज ले सकते हैं टू परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल यूजिंग सॉफ्टवेयर टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द क्लाइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू परफॉर्म अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिकॉर्डेड अमाउंट्स टू बजटेड अमाउंट, ठीक है। सुनिए टर्म, सुनिए आप लोगों ने पहले कभी डेटा एनालिटिक्स, यस सर। क्या होता है डेटा एनालिटिक्स, बताओ। जो भी डाटा गिवन होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को क्या पता होता है कर। पूछना। डाटा एनालिटिक्स में डाटा को स्टोर करके उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग लेना होता है, उसकी सारी उसकी स्टडी को डाटा एनालिटिक्स पर। कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे डेटा एनालिटिक्स का, पढ़ा है तुम लोगों ने पहले, ये बताओ कहीं पे पढ़ा है क्या किसी ने, तुमने से किसी के पास आईटी था क्या 12th में। नो सर।
किसी के पास आईटी नहीं था? ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट ले रखा था तुम लोगों ने? हम्म। मैथ्स। मैथ्स ले रखी थी? सबने मैथ्स ले रखी थी? बताओ ना, सबने मैथ्स ले रखी थी क्या एक ही बच्चा बोल रहा है? दिवांश आपने क्या ले रखा था सब्जेक्ट? देवांश, युदेव, गर्वित आपने क्या ले रखा था सब्जेक्ट? सर इको। ऑप्शनल में इको थी? सर फिजिकल। ऑप्शनल पूछूं मैं तो। गर्वित आपके पास कौन सा था? सर फिजिक्स। फिजिक्स थी? फिजिक्स मिलती है ऑप्शन में? सर फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन। जूही आपने? यस आईटी। अच्छा, आईटी थी? यस सर। और किसी के पास था आईटी? एक ही बच्चा आईटी वाला, तो आईटी वाला को तो पता होना चाहिए ना डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। नहीं पढ़ा डेटा एनालिटिक्स के बारे में? नो सर। देखो, डेटा एनालिटिक्स इज नथिंग। डेटा एनालिटिक्स मतलब, डेटा मतलब क्या? डेटा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है डेटा का? डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, यस और नो, हाँ या ना? इसमें क्या है? डेटा मीन्स क्या है? यस सर। डेटा, बट इट, यस ये एक सर। रॉ फॉर्म में, तो आप ये समझिए कि अगर ऐसा कोई डेटा है जिसमें से, कभी खेत में जाओगे तो खेत में देखना, अभी वो जब खेती हो जाती है, तो खेती होने के बाद जब वो सूख जाता है पूरा खेत, तो वो भूसा जो होता है गायों को खिलाने के लिए वो निकालते हैं। सूखा हुआ देखा है आप लोगों ने? पूरा बड़े बड़े ढेर बने हुए रखे होते हैं। ये सुनो, यस यस सर। नाउ कंसीडर दिस एज एन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है एक्चुअली, वो इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अब आपको आपके काम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें ढूंढना कितना मुश्किल है? यस और नो? बहुत मुश्किल है ना? तो यस उस सर। इंफॉर्मेशन में से मेरी काम की इंफॉर्मेशन को वहां से निकाल के लाना। नो, वो टेक्नोलॉजीज जो आपको डेटा एनालाइज करने में मदद करे बेसिकली, ठीक है ना? उसमें डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अल्टीमेटली इट मींस कि भाई मेरे काम का डेटा मेरे को चाहिए। डेटा एनालिस्ट उसको कहते हैं जो आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन निकाल करके दे आपको। आप गूगल पे, गूगल जैसे समुंदर है इंफॉर्मेशन का, ठीक है? अब ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी ऑनलाइन पहले भी थी, गूगल से भी पहले। ऐसा गूगल वॉज नॉट इंटरनेट बिफोर ना। अब आज के लिए हमारे लिए इंटरनेट ही गूगल हो गया है, यही हो गया भाई हमारे लिए इंटरनेट तो। हमारे लिए इंटरनेट गूगल हो गया। बट बिफोर, जब गूगल नहीं था तो क्या वेबसाइट्स नहीं थी? ऐसा नहीं था, तब भी वेबसाइट्स थी। नाउ द प्रॉब्लम वाज देयर कि भाई वो बहुत सारी वेबसाइट से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे है। अब मेरे को मेरे काम, गूगल वाज समथिंग जो मेरे को मेरे काम की चीज निकाल करके दे रहा है। मैंने उससे सर्च किया कोई चीज, आपको उठा दी, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ अ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, जैसे एक्सेल भी आप यूज करते हो, तो एक्सेल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो डेटा इंजीनियर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो आपको उस एक्सेल में से आपके काम की इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फॉर्मूलाज और उन सब से निकाल करके देते हैं। आया समझ में मतलब? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस तो सर। हाँ, ये मैंने वो इन जनरल बात करी है क्योंकि हमारी आईटी क्लास बनी है, अदरवाइज विल डिस्कस इन मोर डिटेल। बट डेटा एनालिटिक्स इज आज समथिंग, दोस टेक्नोलॉजीज व्हिच हेल्प यू टू डिराइव द यूजफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन टू दिस वर्ड ना। बाकी डेफिनेशन वाइज जाओगे तो चलो वो एक अलग बात हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई डेटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि क्लाइंट के पास जो डेटा है वो बहुत सारा डेटा है। अब मुझे मेरी काम की चीज चाहिए, तो मैं डेटा एनालिटिक्स का यूज करके अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ, और इंफॉर्मेशन होगी तभी प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। बिना इंफॉर्मेशन के प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं होते। आगे भी बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? यस। ठीक है ना? तो ये उन्होंने बोला है कि आप डेटा एनालिटिक्स का यूज ले सकते हो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके,
और फिर जो है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ये इन लोगों ने कहा, ज्यादा इसमें कुछ है। ठीक है, तो और ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आया भाई समझ में? यस और नो? आया ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट दे टॉक अबाउट कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को ऑडिट की किस स्टेज पे यूज किया जा सकता है। देखो अब जैसे जैसे हम लोग ऑडिट में आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको स्टेजेस ऑफ ऑडिट समझ में आएंगी। सबसे पहले ऑडिट करने से पहले की स्टेज थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा लेटर जारी किया था? कौन सा लेटर जारी करते हैं हम लोग? एंगेजमेंट लेटर। असेसमेंट लेटर, क्या क्या? प्री एंगेजमेंट लेटर है ना, हम लोग जारी करते हैं प्री एंगेजमेंट या एंगेजमेंट लेटर, कुछ भी बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो एंगेजमेंट लेटर चालू करते हैं, फिर हम लोग रिस्क असेसमेंट का काम करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेजेस समझ में आएंगे आपको ऑडिट की। तो इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज कहाँ पे है? तो ये कहते हैं कि भाई देखो, रिस्क असेसमेंट के टाइम पे इन प्रोसीजर्स को यूज किया जा सकता है। ये आ गया समझ में? कब यूज कर सकते हैं इसको? रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आप इनको यूज में ले सकते हैं। आया समझ में? क्लियर? यस और नो? यस सर। अभी तो रिस्क असेसमेंट का काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद रिस्क असेसमेंट के बाद प्लानिंग होगी, फिर एविडेंस जो है वो लेने का काम किया जाएगा। तो यहां पर जब रिस्क असेसमेंट के अलावा हम प्लानिंग के टाइम पे भी यूज ले सकते हैं, और इवन एविडेंस कलेक्शन में, ये उन्होंने सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर टर्म यहाँ पे यूज करी है। जब ऑडिट एविडेंस, जब आप एक्चुअली में कोई भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एविडेंस लोगे, लेने का काम करोगे, दीज प्रोसीजर्स इवन दे कैन, यू कैन यूज दीज प्रोसीजर्स एट दैट टाइम आल्सो ना, जब हम एविडेंस कलेक्शन का काम करेंगे। तो असेसमेंट के टाइम पे भी यूज लिया जा सकता है और एविडेंस कलेक्शन के टाइम पे भी यूज लिया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आई बात? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? रिक्वायर्ड द ऑडिटर टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आप एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इनको ले सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि भाई कितना रिस्क है। फिर ऑडिट एविडेंस के टाइम पे भी, ऑडिट एविडेंस अलाउ द ऑडिटर यू एंड एज अ प्रिंसिपल प्रोसीजर टू हेल्प टेक असेसमेंट। इवन ऑडिट एविडेंस के टाइम पे भी आप ले सकते हो। और फाइनल, जब आप ऑडिट अपनी, जब आप अपने ऑडिट को फाइनल करने जा रहे हो, in addition, ISA 520 analytical procedures require the auditor to use it at the completion stage. तो जब ऑडिट को आप कंप्लीट कर रहे हो, एंड कर रहे हो, जब आप ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, तब भी इन प्रोसीजर्स को क्या किया जा सकता है बेटा? यूज में लिया जा सकता है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कि इन प्रोसीजर्स को कब यूज में लेंगे। एट द टाइम ऑफ रिस्क असेसमेंट आप इनको यूज ले सकते हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग एविडेंस ले सकते हैं, एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर ड्राइंग द कंक्लूजन, खत्म आप करने जा रहे हो, अपना कंक्लूजन करने देने जा रहे हो, तब भी आप इन प्रोसीजर्स को क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। आगे भी बात समझ में क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला। तो in addition, ISA 520 analytical procedure require the auditor to use analytical procedure at the completion stage of the audit when forming an overall conclusion as to whether the financial statement are consistent with the auditor. तो ये देखने के लिए, ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हुए हैं वो मेरी समझ, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी एंटिटी की, उसके अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट है या नहीं है, इसको कंक्लूड करने के लिए आप इन प्रोसीजर्स को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर इन्होंने बोला ऑडिट एविडेंस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ दीस आर सर्टेन रेशियोज व्हिच यू कैन यूज। ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, 12th में आप लोगों ने पढ़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है क्या होता है? यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर जब हम लोग करते हैं अपनी सेल से, भाई सेल का कितना परसेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता है आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन रेशियोज हैं, और इनका ओवर स्टेट होना या अंडर स्टेट होना, ये जो है वो सर्टेन कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव्स, दिस कुड बी कॉल्ड, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है, ठीक है, ओवर स्टेट हो सकता है क्योंकि आपने गलत रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, अंडर स्टेट हो सकता है क्योंकि आपने कोई परचेज या सेल जो है वो आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करी हो, अंडर स्टेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूटिंग, आपने हो सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू कर लिया हो। तो ये काफी आपको जो है वो बेनिफिट दे सकता है।
अच्छा, एफिशिएंसी रेशियोज होते हैं। एफिशिएंसी रेशियोज पता है, पढ़े आप लोगों ने 12th में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का मतलब हो गया कि भाई कितने समय में हमारा पैसा वापस आ रहा है। पेएबल पेमेंट का पीरियड का मतलब हो गया कितने समय में हम लोग, या टर्नओवर, ये टर्नओवर ये बताएं कितने टाइम में हम लोग हमारा पेमेंट कर देते हैं। पेएबल डिवाइडेड बाय परचेज इनटू 365, तो लगभग लगभग एक साइकिल हमारी कितनी जल्दी जल्दी घूम रही है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, कितने टाइम तक इन्वेंट्री हमारे पास रहती है साल में। एसेट टर्नओवर रेशियोज आप लोग निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज पता है आप लोगों को, करंट रेशियो क्विक रेशियो होता है, Yes, sir. पढ़े करंट रेशियो क्विक रेशियो। मैं इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वैसे भी एज अ सर्टेन एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे यूज किया समझाने के लिए भी क्या क्या रेशियोज आपके काम में हो सकते हैं, ठीक है। बट देखो, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और मैं वापस से भी बता रहा हूँ कि ऑडिट जो है वो एक डिपेंडेंट सब्जेक्ट है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर के नॉलेज कितनी अच्छी है। तो ये हो सकता है कि माइट भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा जिसमें कि हमें ये बताना हो कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करके दिखाने हो और फिर अपना कंक्लूजन देना हो कि भाई मेरा रिस्क असेसमेंट ये कहता है। तो वहां पर हो सकता है कि रेशियोज आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, बट इससे ज्यादा और बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, ये सुनो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर के काम के कौन कौन से रेशियोज हैं? तो एक गियरिंग रेशियो होता है जिसका फॉर्मूला इन लोगों ने बोरोइंग्स प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये पढ़ा है आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. सबने पढ़ा है? बोरोइंग अपॉन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, क्या पता चलेगा इससे? Gearing ratio. है पता तो चले। डेप्ट इक्विटी है और है क्या है ये इससे ज्यादा? डेप्ट इक्विटी तो है और क्या है इससे ज्यादा? बोरोइंग मतलब उधार, शेयर कैपिटल रिजर्व किसका पैसा है? Owner. ओनर का पैसा है। Equity. तो बोरोइंग, बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय ओनर्स फंड, ये इन लोगों ने किया है। तो इससे आपको पता लग जाएगा भाई शेयर होल्डर के पैसे के कंपैरिजन में हमने कितना उधार लिया हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई कैपिटल जो एम्प्लॉय किया हुआ है उसके ऊपर कितना रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, दीज आर दी सर्टेन रेशियो। तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। कल एक बार ये देख लेना इसको, फिर एक क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अब, है ना। ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा तो अब अपन कल के बाद में नया चैप्टर भी चालू कर सकते हैं, ठीक है भाई। आ गया समझ में आप लोगों को यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. अच्छे से आ गया Yes. समझ में आप लोगों को यहाँ तक? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को खत्म करें। कोई सवाल किसी के मन में हो, कोई डाउट हो? नहीं है? No, sir. चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।